हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जो फिज़िक्स का टॉपिक है। प्रकाश की एक क्लास 12th के जो है फिज़िक्स में ये वाला चैप्टर है जो है ऑप्टिक्स है। तो गाइज बिल्कुल अच्छे से आराम से समझेंगे और आपका सभी जितना भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और अगर एक बार में नहीं क्लियर होगा तो आप 2 बार देखें और अच्छे से जो है इसको पढ़ें। और अगर गाइज इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है और अच्छे से इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया है प्रकाश की, ऑप्टिक्स। प्रकाश की मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा ये जो चैप्टर है किससे रिलेटेड है, प्रकाश से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश की क्या होता है, उसके बाद आगे देखेंगे प्रकाश क्या होता है, फिर उसका जो है पार्ट देखेंगे, प्रकाश की को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है उसका पार्ट देखेंगे। फिर उसके अंदर जो भी टॉपिक आएंगे उसको हम लोग कंटिन्यू देखते जाएंगे। अभी तक आप लोगों ने क्लास 9th में, 10th में, 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि प्रकाश वाला चैप्टर कि प्रकाश क्या होता है, उसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उसके बारे में जान रखा है। तो अब चलिए बिल्कुल डीप में इसको देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो प्रकाश की क्या होता है, जहाँ यहाँ पे मैंने लिख रखा है प्रकाश तथा उससे संबंधित जिन घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे प्रकाश की कहते हैं, ऑप्टिक्स। तो इसका मतलब घटनाएं, जैसे कौन सी घटनाएं हो गई, ध्रुवण हो गया, विवर्तन हो गया, व्यतिकरण हो गया, ये सब सारी क्या है, घटनाएं। और बहुत सारी और घटनाएं जैसे परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और अवशोषण होता है, प्रिज्म होता है और प्रकाश की यंत्र होते हैं जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ये सब किसके अंदर आता है, प्रकाश की चैप्टर के अंदर आता है। तो आपको समझ में आ गया प्रकाश की क्या होता है। तो प्रकाश की वो होता है जिसमें प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की। तो मैंने यहाँ पर ले रखा है प्रकाश। पहला टॉपिक प्रकाश क्या होता है, लाइट। जैसा कि आप लोग अभी क्लास 9, 10th, 11th में पढ़े थे कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है और हमारे आसपास की वस्तुएं प्रकाश की वजह से क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तो ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते थे, प्रकाश कहते थे। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, इसमें अच्छे से ध्यान से समझेंगे। और ये जो मैंने लेक्चर बनाया है गाइज, ये बोर्ड के अलावा जो है जेई की प्रिपरेशन कर रहे, नीट की प्रिपरेशन कर रहे, उस लेवल का मैंने बिल्कुल इस थ्योरेटिकल पार्ट को बना रखा है ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आए। क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है प्रिपरेशन स्टार्टिंग्स नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बेनिफिट होगा कि बोर्ड के साथ साथ वो कंपटीशन का भी देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रकाश क्या होता है। तो अभी तक आप पढ़े थे कि प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और प्रकाश क्या होता है, जब हमारी आँखों पर पड़ता है तो उससे प्रतिबिंब जो बनता है जिसकी वजह से हमें आसपास की सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आपका वो क्या होता था, प्रकाश होता था। लेकिन अभी यहाँ पर देखेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EMW। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हो जाती हैं, आपका एक्सरे हो गया, माइक्रोवेव हो गया, तो ये सब जो तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। जैसे माइक्रोवेव क्या होता है, मार्केट में आप देखे होंगे कि किसी किसी दुकान पर रखा होता है जहाँ पर किसी चीज़ को पहले से फ्राइड किया होता है, उसे जो है गरम करते हैं। जैसे मान लो समोसे को गरम करते हैं, उसमें सब्जी को गरम करते हैं, तो आपका क्या होता है, वो माइक्रोवेव होता है। तो गाइस जो माइक्रोवेव से कौन सी तरंगें निकलती हैं, दृश्य तरंगें निकलती हैं। दृश्य तरंगों का मतलब क्या है, जो हमें दृश्य तरंगे मतलब जो तरंगे दिखाई देती हैं जिनकी वजह से हम देख पाते हैं। तो ये जो दृश्य तरंगे होती हैं ये कितने टाइप की होती हैं, 7, जो आप लोगों ने क्लास 9th में भी 10th में भी देखा होगा। उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, VIVGYOR, विबग्योर। वी का मतलब होता है वायलेट कलर का, आई का मतलब होता है इंडिगो या इंफ्रारेड बोलते हैं इसको, बी का होता है ब्लू कलर, और इसके बाद जी मतलब होता है ग्रीन कलर, वाई होता है जो येलो कलर, ओ होता है ऑरेंज कलर, और आर होता है जो है रेड कलर का। और इन सातों जो है तरंगों से मिलके क्या बनता है, श्वेत प्रकाश बनता है। श्वेत बिल्कुल सफ़ेद जो हमें दिखाई देता है। तो गाइस इसमें बात करते हैं कि
ये जो दृश्य तरंगे हैं इनकी वेवलेंथ क्या होती है, तो V से और R से मतलब कितने बीच में इनकी तरंगे जो है तरंग दैर्ध्य होती है वेवलेंथ। तो वायलेट का जब आप देखोगे 3500 एंगस्ट्रॉम होती है, 3500 एंगस्ट्रॉम से लेके, और जो रेड की होती है तरंगे वो कितना होती है 7500 एंगस्ट्रॉम तक। अब एंगस्ट्रॉम आप सोच रहे होंगे क्या होगा, तो एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो यहाँ पे अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 3500 मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 10⁻⁻10 से। और जबकि प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टी और भी होती हैं, जैसा कि मैंने नीचे लिख रखा है, तो यहाँ पर देखते हैं, ये वाला लाइन को समझते हैं कि क्या लिखा है मैंने। प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लो प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, उसमें माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं होगी, वहाँ पे हम देखेंगे अभी आगे कि माध्यम की आवश्यकता होती है तब कौन सी घटनाएं घटती हैं, और जब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तो कौन सी घटना घटती है। जैसे माध्यम की आवश्यकता के लिए आप देखो यहाँ पे सूर्य भाई हैं, सूर्य जो है, और ये अर्थ है पृथ्वी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सूर्य से रोशनी चलकर कहाँ पे आ रही है, पृथ्वी पर आ रही है। तो यहाँ पे कौन सा माध्यम है, निर्वात है, क्योंकि निर्वात है तभी प्रकाश का संचरण एक जगह से दूसरे जगह तक हो पा रहा है। अगर बीच में कोई भी माध्यम होता तो शायद प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी पर ना आ पाता। और अगला पॉइंट मैंने लिख रखा है, प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। इसका मतलब जो प्रकाश की चाल होती है वो माध्यम पर निर्भर करेगी। कैसे माध्यम पर निर्भर करेगी, जैसे जो निर्वात में प्रकाश की चाल होगी वो सबसे ज़्यादा तीव्र होती है, बहुत तेज होती है, मतलब बहुत इसकी स्पीड जो है फास्ट होती है। जबकि ठोस में थोड़ा कम होगी, द्रव में अलग होगी और गैस में भी अलग होगी। इसका मतलब जो प्रकाश की चाल होगा वो किस पर निर्भर करेगा, ये सब माध्यम पर निर्भर करेगा। जो निर्वात में होगा, वैक्यूम होगा आपका, तो इसमें सबसे ज़्यादा तीव्र होगी, और जो ठोस होगा कम होगी, थोड़ा द्रव में भी कम होगा और गैस में भी उससे कम होगा। तो अलग अलग माध्यम पर जो है ये निर्भर करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं गाइस, क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। मतलब जो प्रकाश की चाल होती है वो किस में होती है, सबसे ज़्यादा निर्वात में होगी। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि प्रकाश का जो है सबसे ज़्यादा तीव्र किस में चाल होता है, जो है तीव्र चाल किस में होती है या वेग होता है किस में, निर्वात में। कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मैंने 3 गुणे और 8 जो है 0 लिख दिया है मीटर पर सेकेंड। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। मतलब यहाँ पे 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड है। इसको अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ जो होता है, मतलब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किस में हो जाएगा, 1 किलोमीटर में। मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो जैसा कि आप सोच सकते हो कि हम पलक को झपकाते हैं तो इतना किलोमीटर पर सेकेंड होगा। जैसे मान लो भी आप बाइक से चल रहे हो, तो बाइक से अगर स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर होती है या 70 किलोमीटर पर आवर होती है, तो आप देखते हो कि कितना तेज़ी से स्पीड होती है। या तो आप मान लो 4 व्हीलर चल रही है तो उसका स्पीड जो है 100 किलोमीटर हो गया या 120 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया, तो उसकी स्पीड कितना होगी। तो आप सोच सकते हो कि सूर्य, मतलब जो इसकी निर्वात में जो है स्पीड चाल होती है प्रकाश की, वो कितना ज़्यादा है, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इससे आप सोच सकते हो। और यहाँ पे मैंने दिखा रखा है गाइज कि सूर्य जो होता है पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है, 8 मिनट 24 सेकेंड। फिर भी इतना ज़्यादा स्पीड होती है, फिर भी जो है सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लग रहा है, आपको कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 24 सेकेंड। तो सोचने वाली बात है, फिर भी 8 मिनट जो है 24 सेकेंड लग रहा है, तो कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब आगे गाइज हम लोग देखते हैं, इसमें प्रकाशिकी की बात करते हैं कि इसको कितने भागों में जो है बांटा गया है, कितने पार्ट में जो है डिवाइड है। तो प्रकाशिकी जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक है किरण प्रकाशिकी, दूसरा है तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी जो होता है, इसमें हम लोग किरण और प्रकाश का अध्ययन करते हैं। जैसे कि घटनाएं जो होती हैं आपकी परावर्तन, अपवर्तन, और इसके बाद प्रिज्म, और इसके बाद जो है प्रकाशिक यंत्र और मानव नेत्र के बारे में जो है किरण प्रकाशिकी में अध्ययन करते हैं। जबकि तरंग प्रकाशिकी में अध्ययन करते हैं हम लोग ध्रुवण का, विवर्तन का और व्यतिकरण का।
तो उन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग तरंग प्रकाशिकी में करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किरण प्रकाशिकी, इसके बारे में देखते हैं। उसके बाद जो है बाद में हम लोग देखेंगे तरंग प्रकाशिकी के बारे में। तो किरण प्रकाशिकी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, किरण रे, तो जो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। जैसे आप इसको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। मान लो आप सूर्य की रोशनी की तरफ देख रहे हो, तो वहाँ से जो रोशनी आती है सीधा आपकी आंखों पर पड़ती है। या तो दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि मान लो किसी जगह से लाइट की रोशनी आपकी आंखों पर पड़ रही है, तो वहाँ से आप देखोगे सीधा जो रोशनी होगी आपकी आंखों पर पड़ती है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, मतलब जो किरण होगा वो एक सीधी रेखा में चलेगा। प्रकाश के सरल रेखी पथ को किरण कहते हैं। अब प्रकाश का जो सरल रेखी पथ होगा, मतलब जो सिंपल पथ होगा जहाँ से रोशनी आ रही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। जैसे मान लो कि लाइट जलती है और आपके आंखों पे रोशनी बनती है, तो वहाँ से जो भी रोशनी आपकी बन रही है आंखों पर बिल्कुल सीधा बन रही है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, किरण। अब किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण का समूह का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कई टाइप की गाइज रोशनी जो है पड़ती है आंखों पर। जैसे कि मान लो किसी टू व्हीलर से बहुत, या उसकी लाइट जो तेज होती है, या तो कोई भी प्रकाश की यंत्र है जहाँ से लाइट निकलती बहुत तेज होती है, उसमें से बहुत सारी रोशनी जो है निकलती है। कुछ इधर रोशनी जाती है, कुछ उस साइड जाती है, कुछ सीधे आती है। तो उन सब जो किरण का समूह होगा उसे हम क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। मतलब जहाँ से एक जगह से बहुत सारी रोशनी ऐसे करके निकल रही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। तो ये 3 पॉइंट समझ लिए। अब अगला देखते हैं गाइज क्या है। आगे हम लोग देखते हैं गाइज, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे मान लो कि 2 माध्यम है। पहला माध्यम आपका विरल है, वायु वाला माध्यम है। दूसरा है आपका सघन माध्यम है, जिसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। विरल को जो है रेयर मीडियम बोलते हैं। मतलब वायु वाला माध्यम हो गया दूसरा, पानी वाला माध्यम जो है सघन माध्यम हो गया। और ये पृथककारी पृष्ठ है, मतलब जो माध्यम को अलग कर रहा है। जैसे मान लो कोई प्रकाश गाइड पृथककारी पृष्ठ पर आ रहा है और पुनः उसी दिशा में लौट जाए, पुनः उसी दिशा में लौट जाए। जैसा कि आप लोग देखते हैं कांच में अपने फेस को देखते हैं, तो कांच में जैसे ही रोशनी के थ्रू, मतलब किरण के थ्रू आपका प्रतिबिंब बनता है और दोबारा आपको जो है आँखों में दिख जाता है। एक घटना ये हो गई। तो परावर्तन, या तो मान लो जैसे बचपन में आप लोगों ने कांच को लेके ऐसे ऐसे रोटेट किया होगा सूर्य की रोशनी के सामने, तो देखा होगा कि एक जगह से जो है किरण दूसरी जगह जो है वापस लौट जा रही है। तो उस घटना से आप समझ सकते हैं। तो प्रकाश पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तन। और प्रकाश जब दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है और अपने पथ से विचलित हो जाता है। अगर आपको इसका एक नॉर्मल सिंपल एग्जांपल देखना हो, तो एक कांच का ग्लास लो और उसमें पानी लो और उसमें इस पेन को जो है डाल दो, तो वहाँ पे आप देखोगे कि नीचे का जो पार्ट होगा ये थोड़ा सा अपने पथ से जो है आपको विचलित होता हुआ दिखाई देगा। तो वहाँ पर क्या होगा, ये अपने पथ से, मतलब यहाँ वाला जो मार्ग आ रहा है थोड़ा सा यहाँ से जो है विचलित हो जाता है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो गाइज गिलास में पानी लो, कांच की ग्लास हो, और उसमें इस पेन को डाल दो और देखोगे नीचे का जो पार्ट पानी में जो होगा वो थोड़ा सा अपने पथ से जो है विचलित होता हुआ दिखाई देगा। और अगला है पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश का अवशोषण। मतलब प्रकाश का अवशोषण, जैसे पत्तियों में क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण हो जाता है। एक मतलब पृथककारी होता है, जो पत्तियां होती हैं प्रकाश का क्या करते हैं, अवशोषित करती हैं। अब इसमें गाइज हम लोग टॉपिक टू बी कवर्ड, मतलब टॉपिक कौन कौन सा कवर्ड करेंगे हम लोग इसमें देखेंगे। पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे परावर्तन, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। और तीसरा जो टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रकाशी केंद्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे जो होता है सूक्ष्मदर्शी होता है, दूरदर्शी होता है, खगोली दूरदर्शी होता है, तो हम लोग उसके थ्रू जो है वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं। सूक्ष्मदर्शी से छोटी वस्तुओं को देख पाते हैं, इसके बाद दूरदर्शी से दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। खगोली दूरदर्शी से जैसे हम पिंड को और जो है तारों को सबको देख पाते हैं। खगोली दूरदर्शी मतलब बहुत, वो हम लोग आगे देखेंगे टॉपिक में।
तो सबसे पहले गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, और ये एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में ज़रूर आता है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझेंगे। और अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ये काम देगा। तो जैसा कि मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद हम लोग डायग्राम से समझेंगे। इस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम हैं, आपको रटने की ज़रूरत कोई नहीं है डेफिनेशन की। आप अगर डायग्राम से एक बार कंसेप्ट को समझ जाओगे तो आप कहीं भी रहोगे उसको बना के लिख सकोगे। तो फिजिक्स एक ऐसा जो है सब्जेक्ट है, यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, इमेजिनेशन करना है आपको। पावर ऑफ इमेजिनेशन मतलब सोचने की कैपेसिटी आपको बढ़ानी है। वो आपके अंदर जितना ज़्यादा बिल्डअप होगा उतने अच्छे से आपको फिजिक्स समझ में आएगी। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में जाती है और तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब समझेगा, देखो जैसे कि या तो और करके मैंने एक और डेफिनेशन लिख रखा है। जब किरण के पथ में माध्यम का परिवर्तन होता है, अर्थात किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश का ज़्यादा भाग पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे जब कुछ भाग दूसरे माध्यम में चला जाएगा, माध्यम से विचलित हो जाएगा, तो वहाँ पे अपवर्तन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? परावर्तन की। तो आप इस डेफिनेशन को बिल्कुल भूल जाइए और डायग्राम से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया है गाइज? परावर्तक तल। अब ये क्या है? ये मैंने जो है इसको पॉलिश किया हुआ है, ये पॉलिश किया हुआ तल है। अब एक क्या है? किरण जो है यहाँ पे आ रही है, जो किरण आती है मतलब आपतित होती है, उसको आपतित किरण बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और यहाँ जो है तल से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में जो है वापस लौट जा रही है। मतलब ये माध्यम 1 है, माध्यम 2 है, मीडियम 1, मीडियम 2। चाल यहाँ पे v1 है और चाल v2 है, मतलब वेग v1 है और v2 है, वेलोसिटी v1 है और v2 है। तो यहाँ पे जो आपतित किरण आ रही है, यहाँ से पुनः तल से टकराकर, मतलब ये कौन सा हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतित जो है बिंदु हो गया। यहाँ बिंदु से जो है टकराकर पुनः परावर्तित हो जा रही है उसी माध्यम में, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे सीधे एक जो है नॉर्मल खींचेंगे ताकि हमें पता चल सके कि जो किरणें इधर से आ रही हैं और उसी माध्यम में वापस लौट रही हैं, तो उसका एंगल क्या बन रहा है। ये चीज़ें हमें पता चलना बहुत ज़रूरी है। तो जो आपतित किरण का कोण है वो आई है, जो परावर्तित किरण का कोण है आर है। जो एंगल आई है एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसके बाद जो परावर्तित किरण का है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसा कि आप डेफिनेशन में देख रहे हो कि जब कोई एक किरण आ रही है माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, तो आपका एक क्या होगा? परावर्तन। क्या होगा? परावर्तन। ये आपका परावर्तक तल है, प्लेन एक मिरर है, पॉलिश किया हुआ है। जैसा कि आप कांच में अपने फेस को देखते हो तो पीछे की तरफ क्या होता है गाइज? पॉलिश किया होता है, और जब किरण के थ्रू जो है रिफ्लेक्ट होता है तो हमारा फेस जो है दिखाई देता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? परावर्तन। और दूसरा एग्जाम्पल आप गाइज ले सकते हैं, जैसे मान लो कोई क्रिकेटर है, खेल रहा है, जैसे ही बॉलिंग करते हैं और इसके बाद किरण के थ्रू आँखों में जो है बॉलिंग का प्रतिबिंब बॉल का बनता है और बैट से लगती है, पुनः उसी माध्यम में जो है पुनः रिटर्न हो जाती है। तो आप इससे भी सोच सकते हैं, या तो दूसरा आप सोच सकते हैं, बचपन में आप लोगों ने कांच को लेके जो है सूर्य की रोशनी के सामने ऐसे ऐसे किया होगा, तो सूर्य की रोशनी सीधा कांच पे पड़ के इधर जो है डायरेक्शन जो है चेंज हो जाता होगा। जैसे मान लो सूर्य की रोशनी यहाँ से आ रही है और ये हमारा परावर्तक तल है, तो ऐसे सूर्य की रोशनी आई और ये परावर्तक तल है, इससे टकरा कर फिर पुनः उसी माध्यम में ये लौट गई। तो इससे आप ये समझ सकते हो ये आपका क्या हो जाएगा? परावर्तन। तो आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। तो हो गया गाइज आपका ये परावर्तन। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है गाइज परावर्तन के नियम। अब क्या है कि जब कोई भी थ्योरी लिखी जाती है तो उसका कुछ ना कुछ तो नियम होगा ही। तो जैसा कि आप देख पाओगे परावर्तन के नियम में क्या होगा, परावर्तन के नियम में क्या होगा, इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा गाइस? जैसा कि आप देख सकते हो, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या है? एक ही तल में है। किस में है? एक ही
तल में है, इसका तल जो है नीचे की तरफ चेंज नहीं हुआ है, मतलब तीनों एक ही तल में है। तो आप डायग्राम से जो है परावर्तन के नियम को भी समझ सकते हैं और आपको यहीं से समझना है, यहीं से आपको समझने की ज़रूरत है। दूसरा नियम होता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के मान बराबर होते हैं, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। जैसा कि गाइज आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो मैंने यहाँ पे अभिलंब खींचा हुआ है ये बिल्कुल 90 डिग्री सीधे पर है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 45 डिग्री 45 डिग्री, तो इसका मतलब जो एंगल आई है एंगल आर है। जो आपतित किरण इधर से आ रही है जितने पर उतने एंगल से ही परावर्तित हो जा रही है, तो इसका मतलब ए वाला एंगल इसके एंगल के बराबर होगा। तो परावर्तन के कितने नियम है गाइज? 2। तो आप नियम को समझ गए होंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं तथा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के मान आपस में क्या बराबर होते हैं, अर्थात एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब जैसे गाइज कभी कभी क्या होता है कि कभी जो परावर्तन होता है किसी गोली पृष्ठ पर होता है, मान लो उभरे हुए भाग पे होता है या दबे हुए तल पर होता है, तो वहाँ पे हम लोग अभिलंब कैसे खींचते हैं और कैसे जो है परावर्तक सतह को लेते हैं। जैसे मान लीजिए गाइज ये आपका जो है उभरा हुआ तल है, मतलब बाहर की तरफ है, उभरा हुआ है, तो इस पर जो है किरण आ रही है, इंसिडेंट रे आपतित किरण, और परावर्तित होके जा रही है। तो जो ए वाला हम इसमें लेंगे परावर्तक सतह का जो तल लेंगे, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे हमेशा। तो मैं इसमें आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ से जो है इसको कंसीडर करेंगे, और जबकि इसमें भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। अब जैसे मान लो गाइज अगर दबा हुआ तल है तो इसमें इंसिडेंट रे है और इसके बाद ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसमें जो हम सतह ये लेंगे तल, परावर्तक तल यहाँ से लेंगे ऊपर से, ऐसा नहीं कि यहाँ से नीचे से ले लेंगे, नीचे से कंसीडर नहीं करेंगे, ऊपर से इसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर भी जो है आपतन बिंदु ओ है और यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है। अब आगे चलिए गाइज देखते हैं, अभी तक आप लोगों ने क्लास 10th में देखा था केवल परावर्तन क्या होता है और उसके नियम क्या होते हैं, लेकिन अब हम फिजिक्स में जो है इसमें डीप में जानेंगे यहाँ पर कि परावर्तन के कुछ प्रकार भी होते हैं। तो परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन जो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और विसरित परावर्तन जो होता है परावर्तन और डिफ्यूज स्पेकुलर रिफ्लेक्शन उसको बोलते हैं। तो पहला जो है हम लोग परावर्तन का प्रकार देखेंगे। एक सेकेंड गाइज, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई किरण आ रही है, वो बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से जो आपका परावर्तन होगा, जैसे यहाँ पे जो किरण बन रही है सीधा नॉर्मल इधर खींचा जा रहा है, किरण इधर भी जा रही है, जो परावर्तक तल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, किरण इधर मुड़ जा रही है। यहाँ पे एंगल जो है थीटा थीटा अल्फा अल्फा बराबर क्यों है? क्योंकि गाइज एंगल जो आई होता है हमारा एंगल आर के बराबर होता है, तो इसलिए हमने जो है इसको अल्फा अल्फा ले लिया है। तो चलिए गाइज अब लेते हैं परावर्तन के प्रकार। पहला है नियमित। देखिए क्या होता है, जब प्रकाश की समांतर किरणें पूर्णतया समतल से परावर्तित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात किरणें समांतर ही होती हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब आप देख पा रहे हो कि जब प्रकाश की समांतर किरणें पूर्णतया समतल तल से परावर्तित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात किरणें समांतर ही होती हैं। तो मतलब जो किरणें अगर समांतर जो है परावर्तित हो रही हैं समतल पर, वो समांतर ही जो है अपवर्तित भी होंगी। जैसा कि आप देख लो, ये इंसिडेंट इधर से हो रही है और जो है यहाँ आने के बाद ये रिफ्लेक्टेड हो रही हैं समतल पर, और इस समतल पर जो है रिफ्लेक्टेड आपतित किरण और इधर परावर्तित हो जा रहे हैं बिल्कुल एक समतल में। और ये जो आपका क्या है समतल सतह है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? समतल सतह की, प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा टाइप है जो गाइस है विसरित परावर्तन। तो जो विसरित परावर्तन होता है जब परावर्तन किसी खुरदरी सतह से होता है, तल के उभारों से होता है, मतलब कि जैसे कोई सतह है ऊपर नीचे ऐसे करके जिग जैग फॉर्म में होती है, तो वहाँ पे जो है परावर्तन क्या होता है? अनियमित दिशाओं में होता है। मतलब अनियमित दिशाओं में जो परावर्तन होगा, मतलब किरण अगर एक दिशा से आएगी तो दूसरी दिशा में भी मुड़ सकती है, और दूसरी दिशा में आ रही है तो उधर मतलब नेक्स्ट वाली जो भी दिशा होगी तीसरी दिशा में भी मुड़ सकती है। तो क्या होता है, जब परावर्तन किसी खुरदरी सतह से होता है, तल के उभारों से किरणों का परावर्तन होता है तो अनियमित दिशाओं में हो जाता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि मैंने बना रखा है इसको टेढ़ी मेढ़ी, यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे हल्की जो है खुरदरी सतह है,
तो यहाँ पे जो परावर्तन हो रहा है एक दिशा से आ रहा है दूसरे में जा रहा है, एक दिशा से आ रहा है दूसरे में जा रहा है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा जो है खुरदरी हो जाएगी, तो जैसे कि यहाँ उभारों पर आ रही है, तो जो किरण इधर मुड़ जा रही है, जो हमारा अभिलंब है गाइज, यहाँ पे हम खींच सकते हैं। और यहाँ जो नीचे दबे हुए तल पे आ रही किरण इधर से आ रही है, तो किरण जो है इधर भी मुड़ सकती है। तो इसका जो अभिलंब हम लोग लेंगे, यहाँ से लेंगे। और गाइज अगर किरण यहाँ से आ रही है, मतलब रिफ्लेक्टेड इधर से हो रही है, तो इधर भी मुड़ सकती है और इधर भी मुड़ सकती है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है अभिलंब यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे और परावर्तक तल को यहाँ से यहाँ तक दिखा देंगे। तो गाइज ये हो गया आपका विसरित परावर्तन, दोनों परावर्तन का प्रकार हो गया। अब अगले लेक्चर में गाइज हम लोग देखेंगे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, उसको हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो मतलब जो प्रकाश का परावर्तन है उसको हम लोग सदिश रूप में जो है उसका डेरिवेशन करके देखेंगे, उसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। क्योंकि नीट में और जेईई मेंस में उससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और बोर्ड में भी सीबीएसई बोर्ड हो या तो फिर यूपी बोर्ड हो या और भी कोई बोर्ड हो, उसमें भी आ सकते हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और जो है वीडियो को फॉरवर्ड करें, और भी बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी पढ़ें। और गाइज प्लीज़ सपोर्ट करें, आप लोगों के सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और जितना से ज़्यादा सपोर्ट आप लोग करोगे उतना ज़्यादा मैं अच्छे से जो है लेक्चर लेकर आऊँगा, और आप लोगों को भी जो है बेनिफिट होगा और पढ़ पाओगे। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को फॉरवर्ड करें और लाइक करना जो है ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।